Namaskar, myself Dr. Pramod Kumar Gupta. Today we will discuss on academic integrity. If you have some questions on previous lectures, then you can raise here. अगर आपके पास पिछले 2 दिनों के मैटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, if you have some questions regarding plagiarism, you can raise here. I hope you have not any question in reference of plagiarism. Writing reviews in our own words is the one way of reducing plagiarism. Is there any other way? No way. You have no way to reducing the plagiarism in second chapter. In review literature, review researches, you cannot reduce without this way. आपके पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि अभी तक हम इसके पहले भी बात कर चुके हैं कि सेकंड चैप्टर लिखने का, संबंधित शोध साहित्य का अध्ययन लिखने का एक निश्चित तरीका है. देयर इज ए स्पेसिफिक वे टू राइट रिव्यू रिसर्चेज इन सेकंड चैप्टर. सो आपको इसके अलावा और कोई दूसरा वे नहीं है. और जो भी मेथोडोलॉजी के थ्रू फिक्सेशन किया गया है, देयर इज ए फिक्सेशन टू राइट सॉरी देयर इज ए फिक्सेशन टू राइट रिव्यू रिसर्चेज स्टाइल. वहां पे एक फिक्सेशन है, और वो फिक्सेशन यही है कि यू राइट रिसर्च नेम, ऑथर नेम, ईयर, then objectives, then hypothesis or assumptions, then results. There is a fixation. इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखें, क्योंकि शोध गंगा में आप देखते हैं या देखेंगे तो यू विल गेट स्मूथली कि वहां भी सेम मैनर यूज किया जाता है. सारे रिसर्चर सेम मैनर यूज करते हैं. और इवन कुछ यूनिवर्सिटीज तो सेकेंड चैप्टर को अलग ही रखती हैं प्लेगरिज्म चेकिंग से, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं वो इंक्लूड करती हैं. देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज दे गिव रिलैक्सेशन to check plagiarism in second chapter. They include, some universities do not include. तो इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम अपने ओन वर्ड्स में लिखें. हम जस्ट लिखें, हम कट कॉपी पेस्ट करने की बजाय, क्योंकि आप किसी का रिसर्च में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ऑथर में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ईयर में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप उसके ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट्स में छेड़छाड़ कर सकते हैं. सर, अगर हम कोई सामग्री बहुत पुरानी पुस्तक से कॉपी करें जो इंटरनेट पे नहीं है, तो सॉफ्टवेयर कैसे पकड़ेगा? ठीक है, हम ये भी सोच के देख लेते हैं कि अगर कोई सामग्री बहुत पुरानी पुस्तक से कॉपी कर ले जो इंटरनेट पे है ही नहीं है, तो सॉफ्टवेयर कैसे पकड़ेगा? लेकिन यू कैन टेक दिस गारंटी. क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हो कि इन फ्यूचर वो किताब इंटरनेट में अपलोड नहीं होगी, और जिस दिन अपलोड होगी तो उसका पब्लिशिंग ईयर चेंज नहीं होगा? रामायण रामचरितमानस में भी कि इंटरनेट में अपलोड नहीं हो.
स्पेशली जो खास करके तुलसीदास जी ने लिखी थी, ठीक है? लेकिन अगर 2000 साल बाद भी वो अपलोड होगी, तो आपका जो रिसर्च ईयर है, वो बात का है। आप उस कंटेंट को आज झूठ बोल के निकल जाएँगे, बट यू कैन नॉट टेक रिलैक्सेशन, आप नहीं ले पाओगे, नहीं ले सकते हो कि उस समय अपलोड नहीं थी। इन प्लैगियरिज्म वी आर चेकिंग ओल्ड थीसिस आल्सो, हम पुराने मैटर भी चेक करते हैं और चेक कर रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग वी आर वी डू डिवार फ्रॉम योर रिसर्च वर्क, वी पनिश फॉर दिस क्राइम। हम आपको 10 साल बाद भी अगर पकड़ लेते हैं तो आपकी डिग्री ले ली जाएगी। यू हैव टू लीव योर पीएचडी डिग्री, यू कैन नॉट क्लेम इन योर रिसर्च वर्क, आप नहीं कर सकते हो। हाउ वी कैन टेक द मेंबरशिप ऑफ Indian Teacher Education Association? This question is not related to our today's lecture. You can send me message in my personal WhatsApp. I can, I tell you. So we are talking about plagiarism and academic integrity. We cannot learn the honesty. हम किसी को भी ईमानदारी और शुचिता से काम करना बिल्कुल उंगली पकड़ के नहीं सिखाया जा सकता है, लेकिन हम पॉइंट वाइज उसको वी कैन सी पॉइंट वाइज एकेडमिक इंटेग्रिटी। व्हाट इज एकेडमिक इंटेग्रिटी? फर्स्ट चैप्टर से लेके फिफ्थ चैप्टर तक, डिस्कशन तक, इवन समरी तक, इवन आपके अपेंडिक्स तक, यू शुड केयर अबाउट एकेडमिक इंटेग्रिटी। आई विल टेल यू कि हमें कहाँ कहाँ ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ एक्सीडेंटली वी टेक वी डू द मिस्टेक्स। कभी कभार हम जानबूझ के करते हैं, कभी कभार ये हमसे एक्सीडेंटली होती हैं, और हम पॉइंट वाइज पॉइंट हम देखते हैं कि ये गलतियां हमसे कहाँ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी सर्च द रिसर्च प्रॉब्लम। When we want to do research work, then first problem is, yeah, first step is, our first step is seeking, yeah, searching the research problem. And it is easy for us ki if we have some old researches, if we have seen some old researches, then it is easy for us, ये हमारे लिए बहुत ही आसान है, अगर हम कुछ पुरानी रिसर्चेज अपने पास रखते हैं तो उनमें हम थोड़े से चेंजेस करके, वी डू सम चेंजेस इन ओल्ड रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड वी फिक्स आवर रिसर्च टॉपिक, आवर रिसर्च प्रॉब्लम। ये सबसे आसान काम है हिंदुस्तान में। एक टॉपिक है कि अ, कोई सा भी एक टॉपिक हम लेते हैं, सपोज दैट कि द कंपैरिजन स्टडी ऑफ इंदौर Indoors higher secondary school teachers, job satisfaction, and Indore semi-government high school teacher job satisfaction। इंदौर शहर के उच्चतर माध्यमिक या हाई स्कूल स्तर के अध्यापकों की समायोजन, अध्यापकों के समायोजन, और जो अशासकीय स्कूल के हाई स्कूल टीचर हैं उनके समायोजन क्षमताओं का तुलनात्मक अध्ययन करना। या सपोज दैट वी टेक द कंपैरिजन स्टडी ऑफ अनीता देसाई लिटरेचर एंड झुम्पा लाहिड़ी लिटरेचर। तो जब हम इस तरह के टॉपिक लेते हैं
तो हमारे मन में एक इजी वे आता है, एक शॉर्टकट, वी चूज ए शॉर्टकट एंड वी टेक सम चेंजेस। और ये चेंजेस क्या होते हैं कि वी डू चेंज द सिटी नेम। इंदौर की जगह हम लद्दाख कर देते हैं, या मणिपुर कर देते हैं, या आसाम कर देते हैं, जोरहाट कर देते हैं। We change some specific names of sample or population and we choose our topic. ठीक इसी तरह से we choose another writers, another philosophical works, another philosophies, और ये हमारे लिए सबसे इजी होता है। और यही एक कारण है, देयर इज ए रीजन कि वी आर प्रोड्यूसिंग so many PhD degrees, so many PhD candidates in every year, but we are not generating we are not generating theories. हिंदुस्तान में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पीएचडी और शोध वर्क हो रहा है, लेकिन क्या कारण है कि उनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो। क्योंकि या तो हम मेथोडोलॉजी में उलझ जाते हैं, वी ट्रबल्ड इन आवर मेथोडोलॉजी, we traveled in searching in our topic, but I would like to say with you smoothly कि अगर आप एक अच्छा टॉपिक नहीं लेते हो, इफ यू हैव नॉट चूज द करेक्ट टॉपिक, appropriate topic, then your research work is not useful for you and not useful for society. अगर आपने एक appropriate टॉपिक नहीं लिया है तो ना ही वो आपके लिए उपयोगी है और ना ही वो सोसाइटी के लिए उपयोगी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टॉपिक चूज करने में एकेडमिक इंटेग्रिटी का यूज करना चाहिए। शैक्षणिक शुचिता या शैक्षणिक ईमानदारी का उपयोग फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने टॉपिक को चूज करने में करना चाहिए। और इसीलिए जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, ऑल एक्सपर्ट्स सजेस्ट फॉर सीकिंग और सर्चिंग ए टॉपिक थ्रू रिव्यू रिसर्चेस। ऑलवेज दे सजेस्ट, जितने भी रिसर्च के एक्सपर्ट्स हैं वो आपको ऑलवेज ये सजेस्ट करते हैं, आपको ऑलवेज ये एडवाइस करते हैं कि यदि आपको एक अच्छा टॉपिक चाहिए तो जो आपका एरिया है, if you are belonging with some specific area, please read some review researches related your specific area. जिस क्षेत्र में भी आपको एक रुचि है, सपोज दैट आपको साइकोलॉजी में रुचि है, लिटरेचर में रुचि है, या हिस्ट्री में रुचि है, या ज्योग्राफी में रुचि है, केमिस्ट्री में रुचि है, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन ज्योग्राफी, if you have interest in artificial intelligence, computer science, cooking, home science, physical science, then you should read some review researches, some previous review researches related to your specific area. वहां से आपको लैक मिलेंगे। I did my first PG in history, so I have natural interest in history. I read some books. I think I take critical thinking in my reading time. One day I was thinking, if you Aryabhatta invented zero in 628 AD,
then how Corot calculated 100 at 3000 BC. अगर आर्यभट्ट ने 628 ईशा की घटना के बाद 628 ईस्वी में जीरो का आविष्कार किया था, तो 3000 ईसा पूर्व कैसे कौरवों की संख्या 100 काउंट कर ली गई? भाई तब तो कोई जानता ही नहीं था जीरो को। 628 में जीरो को इन्वेंट किया गया और कौरव तो 3000 साल पहले काउंट कर लिए गए थे कि वो 100 थे। इफ यू हैव एनी आंसर regarding this question, if you have, please you can write here at chat box. So if you choose some appropriate topic, then you should read some previous review researches. You can get at Shodh Ganga, you can get at ERIC. We have many depositories. Every country has own research depository. Indian research depository is in PlebiNet and program name is Shodh Ganga. American PhD depository is ERIC. Just like those, every country have own research depository. सभी के अपने शोध का एक बैंक है सभी देशों का। जस्ट इसी मैनर में वी हैव मैनी ओपन डेटाबेसेस फॉर ओपन जर्नल्स। देयर आर मैनी ओपन डेटाबेसेस, यू कैन सी देयर। आप जब अपने एरिया से रिलेटेड रिव्यू रिसर्चेस को पढ़ेंगे तो आपको पिट होल मिलेंगे, आपको लूप होल मिलेंगे। और जब तक आप लूप होल्स पे काम नहीं करोगे तब तक आपको यू कैन नॉट सर्च द एप्रोप्रिएट टॉपिक और रिसर्च प्रॉब्लम। और मुझे ऐसा फील होता है, आई फील पर्सनली, कि इफ यू डू नॉट चूज द एप्रोप्रिएट टॉपिक then you are not taking academic integrity, you are not following. If you are changing, you are taking some changes in previous researches, in previous research topics, then you are refining your topic and you are doing fix your topic, then you are not following, you are not taking academic integrity. So first of all, we should choose, we should search, we should seek a appropriate topic. आपको सोचना चाहिए। अगर आप विचार नहीं करेंगे, चाहे आपका स्ट्रीम वो साइंस से बिलोंग करता हो, चाहे ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करता हो, चाहे सोशल साइंसेस से बिलोंग करता हो, चाहे लिटरेचर से बिलोंग करता हो, अगर आप विचार नहीं करेंगे, अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे, अगर आप अपने मैटर से रिलेटेड चीजें नहीं पढ़ेंगे, तो आपको टॉपिक नहीं मिलेगा। Then after selecting a topic, you should raise, you should write, you should fix your objectives of the your research topic, your research problem. और ऑब्जेक्टिव कहां से आएंगे? When you will read previous review researches, then you can fix your rationale. आप अपने रिसर्च टॉपिक की उपयोगिता को फिक्स कर सकते हैं पुराने प्रीवियस रिसर्चेस को पढ़ने के बाद। आप सिद्ध कर सकते हैं कि आप इस वर्क को क्यों कर रहे हो।
आपने पुरानी रिसर्चेस को पढ़ा और आपने वहां पे कोड किया कि यस वी आर एक्सेप्टिंग दैट already those topics have taken by many researchers but there is a pit hole there are lacks यहाँ पे कुछ ऐसी कमियां हैं कि पुराने लोगों ने इस पे काम नहीं किया है one day I was talking with my friend he is Jim Frost he is working on advanced statistics in abroad I was talking with him. Then we were talking about reliability. I was saying to him कि if we recognize there is a difference between scale and tool, then how we can fix same reliability for those scale and a tool. We get reliability, we can fix reliability for both in same manner test retest how why I suggested him if there is a difference between tool and scale then we should uh, take we should use test retest for tool and scaling and rescaling for scale we should invent अगर टूल और स्केल में एक अंतर है तो हम कैसे दोनों की रिलायबिलिटी टेस्ट रिटेस्ट मेथड से निकाल सकते हैं मैंने कहा आप बताओ कि अगर दोनों में अंतर है तो हम उसकी रिलायबिलिटी एक ही तरीके से कैसे निकाल सकते हैं एक तरफ हम कह रहे हैं कि दोनों में अंतर है और रिलायबिलिटी के लिए हम एक ही तरीका अपना रहे हैं तो बात उसको समझ में आई और उसने कहा कि आई विल वर्क और आवर हार्वर्ड इंस्टीट्यूशन विल वर्क ऑन दिस और हम इस पे बात करेंगे हम इस पे काम करेंगे तो जब तक आप टॉपिक पे रिसर्च नहीं करेंगे जब तक आप रिव्यू रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको रेशनल नहीं मिलेगा एंड इफ यू विल नॉट फिक्स योर रेशनल फॉर योर रिसर्च टॉपिक then you cannot write your objectives you cannot get your research questions जब तक आप अपना रेशनल फिक्स नहीं करेंगे तब तक आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिलेंगे और ये बड़ी एक मजेदार बात है आपको सनसनवाल साहब पढ़ा रहे थे मेरे पढ़ाने के पहले बहुत से लोगों ने उनसे पढ़ा है काफी प्रोग्राम्स ज्वाइन किए हैं एंड यू नो वेरी वेल कि योर ऑब्जेक्टिव्स रिफ्लेक्ट your hypothesis in quantitative manner. If you use comparison, you know about comparison, you have to take t-test. If you use effect word, you know very well you have to choose ANOVA. If you are taking intervention, you know very well you have to take ANCOVA. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके शोध के उद्देश्य आपके हाइपोथेसिस को भी रिफ्लेक्ट करते हैं एंड रिसर्च इज ए साइंस दोज टर्म्स आर इंटरकनेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक के बाद में आपका रेशनल के बाद और इसी के बीच में कीवर्ड्स भी आ जाते हैं और इसके बाद में रेशनल आपने फिक्स किया तो ऑब्वियसली आपको वहां पे ऑब्जेक्टिव्स भी एक्सप्लेन करने होंगे डिफाइन करने होंगे और जब आप ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेंगे
तो आप इजीली जानते हैं कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव में सभी जानते हैं कि टी टेस्ट यूज करेंगे या जेड यूज करेंगे। अगर आप वहां प्रभाव यूज कर रहे हैं, इफेक्ट, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, तो आप ऑब्जेक्टिव देख के ही समझ जाते हैं कि एनोवा यूज किया जा रहा है। यदि वहां ट्रीटमेंट की बात हो रही है, इंटरवेंशन की बात हो रही है, आप अपने सैंपल को कुछ करके दिखा रहे हैं, आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वहां पे आपको एनकोवा यूज करना है। अगर आप वहां पे सह संबंध ज्ञात करना चाहते हैं, इफ यू आर राइटिंग कोरिलेशन, देन यू नो वेरी वेल कि हियर यू हैव टू टेक कोरिलेशन। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपके हाइपोथेसिस को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन क्वालिटेटिव रिसर्चेज, इन साइंस रिसर्चेज, वहां भी सेम मैनर है कि वहां पर आप जो भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, इन साइंस, इन अनदर क्वालिटेटिव वर्क, when you are writing your objectives are reflecting your hypothesis, your assumptions, your tentative solutions, वो वहां पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और किसी भी स्टेप में यदि आप पहले से पूर्व निर्धारित चीज से इंस्पायर होके या सीधा सा कट कॉपी पेस्ट करके लेते हैं, तो ये एकेडमिक इंटेग्रिटी का उल्लंघन है। This is violation of academic integrity. You should not cut, copy, paste, or you should not do paraphrasing. You can take inspiration, you can take manner, you can take way, but आपको डायरेक्टली वहां से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। We were talking about migrant labor at pandemic time, peak of the pandemic time, when many migrant laborers were moving workplace to home, then हम सभी सोच रहे थे कि we should do a research on migrant labor। तो अगर हमारे पास पहले से कोई वर्क मौजूद है और वहां से अगर हम उन्हीं के सवाल कॉपी कर लें, तो इन माय ओपिनियन you are not following academic integrity. So we have talked about first chapter or initial things. In my opinion, we have talked about this sufficient. पहले चैप्टर के बारे में कि हमें कहाँ कहाँ ध्यान रखना चाहिए, हम सफिशिएंट बात कर चुके हैं। और अब हम धीरे धीरे आते हैं सेकेंड चैप्टर में, रिव्यू रिसर्चेस में। There is a main problem to writing, to taking, acquiring academic integrity. There is a big obstacle, there is a big problem to writing review researches. Many universities have fixed the writing manner of review researches. बहुत सी यूनिवर्सिटीज ये फिक्स करके चलती हैं कि आपको रिव्यू लिटरेचर, रिव्यू रिसर्चेज किस तरह से कोट करनी चाहिए, किस तरह से आपको लिखनी चाहिए। जहां पर ये फिक्सेशन है, वहां पे हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और वो यही प्रॉब्लम है जो मैं आपसे बार बार कहता हूं, आई एम सेइंग रेपिटेडली अबाउट दिस, कि हम क्या करेंगे, हम किसी की रिसर्च का नेम चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज द रिसर्च नेम, वी कैन नॉट चेंज द ऑथर्स नेम, वी कैन नॉट चेंज द ईयर नेम, वी कैन नॉट
change the objectives of specific research. We cannot change the assumptions or hypothesis in specific research. हम नहीं चेंज कर सकते हैं और ना हमें चेंज करने की जरूरत है। हम अगर अपने शब्दों में इन सभी चीजों को ले लें, मैं काफी लोगों से कहता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें इस तरीके को चेंज करना चाहिए। और इन रिसर्च मेथोडोलॉजी कहीं भी ऐसा फिक्सेशन नहीं है। मे बी कि एपीए में हो सकता है, लेकिन क्या एपीए एक्सपर्ट विल गिव द आंसर रिगार्डिंग प्लैगरिज्म? क्या वो प्लैगरिज्म के रिगार्डिंग रिगार्डिंग इसका आंसर देंगे कि अगर हमें एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है या कोट करना है, जिस चीज को हम कभी बदल नहीं सकते हैं, उसके लिए एक रिसर्चर के पास क्या मैनर हो सकता है? एक्सीडेंटली यहाँ पे हमारे पास आता है प्लैगरिज्म। जो प्रीवियस रिसर्चेज हो चुकी हैं, हमें वो कोट करनी ही करनी है। और अगर हम वो कोड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां प्लैगरिज्म बताएगा, क्योंकि इसके पहले मैनी रिसर्चर्स हैव यूज्ड दोज रिव्यू रिसर्चेस व्हिच आर अवेलेबल इन इंटरनेट ऑलरेडी। तो उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं और सभी से मैं पूछता हूं कि आप अब्रॉड की रिसर्चेस देख लो। You should observe the abroad researches, especially Harvard, especially Oxford, especially Virginia, especially Melbourne. आप नहीं पाओगे, you will not get the fictitious review research writing style. They use own words about review researches. और बहुत से यूनिवर्सिटीज ऐसे भी हैं कि वो जस्ट राइटर नेम यूज करते हैं। They use only writer name, research name, and objective and results, और वो भी in the style of या with the style of gist. What is the gist of Darwin theory? What is the gist of Archimedes law? What is the gist of Amartya Sen theory? What is the gist of mm, कुछ भी हो सकता है। हम जिस्ट यूज करेंगे, हम किसी भी थ्योरी को, रिव्यू रिसर्च को पढ़ेंगे, हम कोट भी करेंगे, साइटेड भी करेंगे, लेकिन ओन वर्ड्स में देंगे, ताकि हमारे ऊपर एक्सीडेंटली प्लेगरिज्म का ब्लेम नहीं आए। इफ एनीवन some question about academic integrity for second chapter or plagiarism, you can raise here. If you have कि हमें कहाँ-कहाँ, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए रिव्यू रिसर्चेज़ में, लिखते समय, खोजते समय, तो आप कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। In writing of review researches, we face another problem, और वो प्रॉब्लम हमारे पास ये भी होती है कि सपोज दैट वी यूज many variables in our research. इसका एकेडमिक इंटेग्रिटी से कोई लिंक नहीं है। इस प्रॉब्लम का जो लिंक है, मैं आपको राइटिंग के बारे में बता रहा हूँ। यू आर आस्किंग अबाउट रिव्यू रिलेटेड, यू आर आस्किंग अबाउट द वे ऑफ द मैनर ऑफ राइटिंग ऑफ रिव्यू रिसर्चेज, कंटिन्यूअसली आप पूछ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मैनी रिसर्चर्स चूज
many variables, but you are working on some specific variables. किसी ने 10 यूज किए हैं और आप उनमें से 5 ही यूज कर रहे हो अपनी रिसर्च में। तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या हमें रिव्यू रिसर्चेज में प्रीवियस रिसर्चेज के सारे वेरिएबल्स को कोट करना चाहिए या रिफ्लेक्ट करना चाहिए अपने वर्क में? नहीं करना चाहिए। whose variables related with your research topic or with or your research problem, those results you should choose in your research, और आपको वहां पे उनको कोट करना चाहिए। किसी ने 10 किए हैं, 15 किए हैं, 20 किए हैं, वो आपको सभी के सभी वहां रिव्यू रिसर्चेज में देने की कोई नीड नहीं है। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स, जस्ट लाइक आई वुड लाइक टू से विद यू, ऑल ऑफ यू, कि जैसे मैं आपसे टॉपिक के लिए कह रहा था या एक रिसर्च प्रॉब्लम के लिए कह रहा था, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उसी तरह से हमें कुछ न्यू वेरिएबल्स भी बनाने चाहिए, फिक्स करने चाहिए। हम प्री डिसाइडेड वेरिएबल्स को, जो हमारे पास बहुत पहले से हैं, अवेलेबल हैं, हम हमेशा एडजस्टमेंट की बात करते हैं, हम हमेशा प्रॉम्प्टनेस की बात करते हैं, हम हमेशा जो जो पहले से फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उन्हीं को ले लेते हैं। हमें कुछ नए वेरिएबल्स भी, कुछ नए ओपिनियन भी खोजने चाहिए। वी रीड एंड वी टीच always Paulao in our teaching system, teaching learning theories. हम सभी पढ़ते हैं पावलाओ को। पावलाओ फेमस लर्निंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग। आई वाज वर्किंग ऑन दिस, एक बार मैं इस पे काम कर रहा था और मुझे पढ़ते पढ़ते विचार आया कि ऑलवेज हम पावलाओ पे बात करते हैं या उसके क्लासिकल लर्निंग पे बात करते हैं, देयर इज ए लैक। हम उसके कुत्ते के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? वी शुड टॉक अबाउट Pavlov's dog. Pavlov was observing continuously his dog's saliva system. तो मैंने सोचा, मैं जस्ट वेरिएबल के बारे में बता रहा हूं और आई विल नॉट टेक मोर टाइम। मुझे याद आ गया कि अगर हम न्यू रिसर्च टॉपिक, न्यू रिसर्च प्रॉब्लम से बात करते हैं, तो हमें कुछ न्यू वेरिएबल्स भी सीख करने चाहिए, सोचना चाहिए। तो मैं पावलाव की बात आपको बता रहा था कि जनरली वी टीच एंड रीड अबाउट पावलाव्स थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, और हम उसको वहीं पे फिनिश कर देते हैं। लेकिन मेरा पढ़ते पढ़ते एक बार मन भटका और मैं चला गया पावलाव के कुत्ते पर। आई वॉज थिंकिंग अबाउट पावलाव्स डॉग। आई सर्च द ऑल नेम्स ऑफ पावलाव्स डॉग। मैंने खोजा और मैंने पाया, आई गॉट देयर वेयर 35 डॉग्स जिन पर पावलाव काम कर रहा था। फिर मेरे सहज मन ने, माय इजी गोइंग माइंड वाज थिंकिंग अबाउट कि पावलाव वाज कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन सलाइवा सिस्टम ऑफ दिस डॉग या दोस डॉग्स। तो क्या गॉड ने उसको पनिश नहीं किया? एक एनिमल को कंटिन्यूअसली वो बराबर पैनिक कर रहा था, बराबर कंटिन्यूअसली पैनिक दे रहा था, उसको कुछ उसने क्लासिकल अनुबंधन किया, एक शास्त्रीय अनुबंधन किया, ही यूज्ड क्लासिकल स्टिमुलेशन और कंटिन्यूअसली ही वाज ऑब्जर्विंग दैट। उसने ही टुक द बेल
और बार बार दबाया उसको, बार बार स्विच उसका ऑन किया, डॉग का सलाइवा आता था, फिर आता था, लेकिन स्टार्टिंग में ही वाज गिविंग द फूड आफ्टर ट्रिगर द बेल, बट उसके बाद नहीं दे रहा था। तो मुझे लगा कि शायद धीरे धीरे उन कुत्तों का सलाइवा सिस्टम खराब हो गया होगा। तो हुआ क्या था? तो आई गॉट, देयर वेयर 35 डॉग्स एंड दे वेयर dying within 1 year, within 2 year. Then I searched कि what is the age of normal dog. मैंने खोजा कि एक सामान्य कुत्ते की एज कितनी होती है। तो मैंने पाया कि मोर देन 5 years। तो फिर मुझे लगा कि शायद इस सलाइवा की वजह से ही, या बार बार परेशान करने की वजह से, ड्यू दिस एक्सपेरिमेंट, दोज डॉग वेयर losing his their life। फिर मेरे इजी गोइंग माइंड में आया, आई टुक ए थॉट कि गॉड ने क्या पावलाव को पनिश किया? एंड आई रीड हिज बायोग्राफी, और मैंने वहां देखा कि पावलाव की डेथ भी सलाइवा कैंसर से हुई, और उसकी वाइफ की भी डेथ उसी तरह से हुई। 2 साल का बेबी था, वो भी नहीं रहा। तो फिर मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा, और उसका नेम था पावलाव्स डॉग ऑटोबायोग्राफी। उसको ऑटो एथनोग्राफिक स्टाइल में लिखा, और लास्ट में मैंने ये प्रूव किया, आई प्रूव्ड दैट कि वी शुड नॉट टेक अनएथिकल प्रैक्टिसेस टू प्रूव आवर रिसर्च वर्क। हमें कभी भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं यूज करनी चाहिए अपने रिसर्च वर्क में। भले ही हम ह्यूमन लाइफ के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन एनिमल्स भी कहीं ना कहीं क्रीचर हैं, उनको भी हमारी तरह गॉड ने बनाया है, और हमको इस टाइप की अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं यूज करना चाहिए। अदरवाइज गॉड का भी अपना एक जस्टिस है। और ये पावलाव की लाइफ को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे पता चला। तो जस्ट आई एम टेलिंग विद यू, ऑल ऑफ यू, कि वी सर्च some new variables, some new areas, some new opinion, some new way, some new manner। अक्सर हमको सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। ओके, वी कम एट सेकेंड चैप्टर रिगार्डिंग टू एकेडमिक इंटेग्रिटी। वी वेयर टॉकिंग अबाउट कि एक सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास आता है, और वो सेकेंड प्रॉब्लम है कि कुछ रिसर्चर बहुत सारे वेरिएबल्स को लेके काम करते हैं। Some researchers have used many variables, but you are using only 2 or 3 variables in your research। तो एक सवाल यहाँ रेज होता है, वो ये कि क्या हमें, अगर हमने उस प्रीवियस रिसर्च को कोट करना है, तो क्या सभी करेंगे? तो आई वुड लाइक टू से विद यू कि नहीं, हमें यहाँ पर सिर्फ वही रिसर्च यूज करनी है जो वही रिव्यूज कोट करने हैं जिनका हमारे वेरिएबल से रिलेशन है। I talking about qualitative research is on my methodology or topic related. Many research articles are there. Should we quote or mention them all in our research? Maybe articles spanning over 30 or 35 years. Talking about qualitative, you can you can do it. You can quote, you can cite it, previous researches, previous articles in your research work, in your review research कर सकते हो आप।
लेकिन जो आपने ये बाद में पूछा है कि शुड यू यूज आर्टिकल स्पिनर, आई सजेस्ट आर्टिकल इन स्पिनर फॉर वर्ड्स फिट टुगेदर। मैं जस्ट आपको आर्टिकल स्पिनर सॉफ्टवेयर अच्छे शब्दों के चयन के लिए ही सजेस्ट करता हूं। आई डू नॉट सजेस्ट फॉर पैराफ्रेजिंग। मैं आपको पैराफ्रेजिंग के लिए, भावार्थ चेंज करके लिखने के लिए कभी भी आर्टिकल स्पिनर सजेस्ट नहीं करता हूं। सर, अंडर ऑपरेशनल डेफिनेशन many writers या many writes as it is from previous study, is it come under plagiarism or not appropriate? Dear friend, if you are writing your operational definition, if you are making your operational definition, then you should write your own words. This word is reflecting own meaning, operational definition, and someone used before this definition, it is not operational definition. It cannot be operational for you. ऑपरेशनल डेफिनेशन का अर्थ ही यही है कि whose operation you are choosing in your research work, जो ऑपरेशन आप अपने शोध कार्य में करने जा रहे हैं, उसके लिए जो आप एक ऑपरेशनल डेफिनेशन बना रहे हो, वो आपके अपने शब्दों में होनी चाहिए, वो ताजी होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। और अगर वो फ्रेश नहीं है तो वो ऑपरेशनल डेफिनेशन नहीं है। आई हैव मेक्ड 5 tools. Then in any tool I have made a operational definition for variable. मैंने जिस वेरिएबल पे एक टूल बनाया, मैंने उसके ऑपरेशनल डेफिनेशन वहां लिखी। तो वो ऑपरेशनल डेफिनेशन मेरे लिए फ्रेश है, मैंने अपने शब्दों में लिखी। बट इफ यू वुड लाइक टू चूज those definition for your research work, it is not operational for you. It is operational, it was operational for me, for my research work, cause I was doing work on this. मैं उस पे काम कर रहा था, तो वो मेरे लिए ऑपरेशनल थी। लेकिन अगर आप करोगे तो आपको अपने शब्दों में लिखनी है, आपको अपने शब्दों में समझानी है। और ऑपरेशनल डेफिनेशन में जो भी आप काम करने जाते हो, उस काम का जिस्ट होता है। कैन वी राइट ऑपरेशनल डेफिनेशन फ्रॉम मैनुअल ऑफ टूल्स? व्हाई नॉट? यू हैव टू राइट देयर। मैनुअल में ही ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखी जाती है। इन क्वेश्चनर, इन टूल, इन स्केल, you choose only bunch of questions. वहां पर आपके पास क्वेश्चंस का एक संग्रह होता है, वहां क्वेश्चंस होते हैं। देयर आर सम पॉजिटिव क्वेश्चंस, देयर आर सम नेगेटिव क्वेश्चंस, देयर आर सम यू चूज ओपन एंडेड क्वेश्चन, देयर आर सम क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है वो तो ऑलरेडी आप मैनुअल में ही लिखते हैं। Manual means the key of this questionnaire or tool or scale. Okay, then हम आगे बढ़ते हैं। तो in same manner we go through third chapter.
We should take academic integrity in research methodology. ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिसर्च इंटेग्रिटी के लिए, और एक्सीडेंटली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट होता है. इन माय ओपिनियन, वी शुड research methodology before your operation, before your research work. Many universities suggest pilot study for your research work, for your thesis work. आपके शोध कार्य के पहले बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एक पायलट स्टडी करने के लिए, एक स्मॉल सर्वे करने के लिए, एक स्मॉल शोध करने के लिए आपको प्रोवोक करती हैं और आपसे कहती हैं कि आप पहले ये करके आइए, देन वी विल फिक्स योर रिसर्च टॉपिक और योर रिसर्च प्रॉब्लम. एंड ऑफन वी सी स्मूथली कि you choose inappropriate research methodology. Many guys recommend you mixed methodology. It cannot be. Always Sansanwal Sahab speak. It cannot be. Always I discuss with him why, why, why cannot do together. Cohen recommended mixed methodology, but we are not recognized. If you have qualitative data, then you have to choose qualitative methodology. If you have quantitative data, you have to choose quantitative methodology. So in research methodology section, we do not take academic integrity. हम यहाँ भी शैक्षणिक शुचिता या शैक्षणिक ईमानदारी का उपयोग नहीं करते हैं. हम प्रीवियस रिसर्चेस को देखते हैं. We observe previous review research related our research topic, and we choose also previous research methodology. In my opinion, it is not appropriate. You should not do this like this. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. हम रिव्यू रिसर्च को ऑब्जर्व करते हैं जो हमारे टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, और टॉपिक पाने के साथ साथ, अपना टॉपिक फिक्स करने के साथ साथ, हम स्लोली स्लोली उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी भी हम ले लेते हैं. ये हमको नहीं करना चाहिए. हमको अपने टॉपिक को जस्टिफाई करने वाले रिसर्च मेथोडोलॉजी को चूज करना चाहिए. whose research methodology we should choose, which justify your research topic or research problem. If you are choosing some science related research topic, then you have to choose science, experimental science related methodology. अगर आप विज्ञान से संबंधित कोई रिसर्च टॉपिक चूज कर रहे हैं, तो आपको विज्ञान से संबंधित रिसर्च मेथोडोलॉजी को चूज करना पड़ेगा. मे बी कि योर प्रीवियस रिसर्चर हैज टेकन ए फॉल्ट. मे बी आपके पहले वाले शोधार्थी ने एक्सीडेंटली अगर कोई गलती अपने रिसर्च डिजाइन को, रिसर्च मेथोडोलॉजी को चूज करने में कर दी है, तो आप उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो. आप रिसर्च को पहले पढ़ो,
You should read very well. You should understand very well what is terminology of research, what is system of research. Then you should choose your research methodology. लेकिन अभी हमारे यहाँ यही हो रहा है कि हम रिव्यू रिसर्चेस के थ्रू अपना टॉपिक भी डिसाइड करते हैं और वी फिक्स इन स्टार्टिंग कि आई हैव सीन मैनी रिसर्चेस, they have chosen ANOVA, they have chosen two T-test, JED, ANOVA, ANCOA. हम ये नहीं देखते हैं कि किस तरह से हम अपने रिसर्च प्रॉब्लम के टेंटेटिव सॉल्यूशंस को पाएंगे, और वहां पे जो पहले किसी ने गलती की है हम भी उसी को दोहरा लेते हैं. तो इन माय ओपिनियन it is most important point regarding academic integrity. और अगर हम इसको ठीक कर लेंगे तो हमारी बहुत सी रिसर्च प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं. अक्सर आपने देखा होगा कि वी चूज many variables in our research work. You know your all variables have correlation. आप जानते हो कि आपके सारे चूज किए हुए वेरिएबल्स में, चरों में क्या कोई सहसंबंध है? क्या आप पहले से देख चुके हो या ऐसा कोई काम हो चुका है? लेकिन हम अक्सर जब भी वेरिएबल चूज करते हैं, चर यूज करते हैं, सपोज दैट इंग्लिश लिटरेचर में वी कैन फिक्स द इम्प्रेशनिज्म या सबाल्टर्न्स पे हम काम करते हैं, तो सबाल्टर्न्स को वी थिंक कि दे आर नॉट अवेयर रिगार्डिंग एजुकेशन. हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारी व्यवस्था में whose are poor guys, they are not more educated. हम ऐसा मानते हैं. तो हमने फिक्स कर लिया कि बस हमने ये फिक्स कर लिया कि दे अब्यूज, दे टॉक विद अब्यूजिंग वर्ड्स. हमने ये फिक्स कर लिया. तो इस तरह से ये फिक्सेशन नहीं होना चाहिए. और रिसर्च methodology, you can see your previous researches, but you should not take from previous researches. आपको लॉजिक करना चाहिए, आपको देखना चाहिए, और आपको रिसर्च methodology अपनी बनानी चाहिए, अपने एक्सपर्ट से डिस्कस करनी चाहिए. रिसर्च methodology आपको किसी दूसरे का नहीं लेना चाहिए. अक्सर हम देखते हैं कि टॉपिक हमारा क्वालिटेटिव होता है और हम वहाँ पे yesterday I met a young lawyer. He's doing research on prisoners, and he had fixed interview. He showed me, और उसने मुझे बताया कि he told me I am taking I'm collecting interviews from prisoners. कि there are many guys who is in jail without any crime. They are in spending uh, time with the trial. उसने मुझे बताया एक मुझे कल एक युवा वकील मिली. उसने मेरा टाइम लिया कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, और मैं पूरे प्रदेश के ऐसे कैदियों पे काम करना चाहती हूँ जो बिना किसी क्राइम के फिक्स हुए, उनको पनिश नहीं अभी किया गया है, उनके ऊपर कोई क्राइम प्रूव नहीं हुआ है,
और वो जेल की सजा काट रहे हैं, कॉज दे आर पुअर, दे हैव नॉट सफिशिएंट फैसिलिटी फॉर एक्वायरिंग टू लीगल हेल्प। तो मैंने कहा आपने क्या किया है? तो सी टोल्ड मी कि आई हैव फिक्स्ड द इंटरव्यू। तो मैंने कहा आपने इंटरव्यू में क्या यू स्ट्रक्चर्ड सम क्वेश्चंस इन योर इंटरव्यू? देन शी टोल्ड मी, नो 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 नो, आई हैव नॉट स्ट्रक्चर्ड। मैंने स्ट्रक्चर नहीं किया है, जस्ट आई हैव फिक्स्ड सम डायमेंशंस। मैंने कुछ डायमेंशन फिक्स किए हैं कि सोशली आप यहाँ कैसा फील करते हो, इकोनॉमिकली आपको कैसी फीलिंग आती है, स्पिरिचुअली कैसी फीलिंग आती है, और फिजिकली कैसा फील करते हो, आपको कोई विधिक सहायता नहीं मिलती है तो कैसा फील करते हो, व्हाट डू यू फील अबाउट without legal help, without what do you think about socially, what do you think about what is your psychological condition, what is your physical condition? तो बोली कि सर आई एम डूइंग सर्वे, और फॉर सर्वे मैं इसमें न्यूमेरिकल फिगर निकालना चाहती हूँ, आई विल डू some numerical work or quantitative work on this। और ये मेरा वर्क मिक्स्ड रिसर्च का है, मैं इस पे क्वालिटेटिव वर्क भी करूंगी और क्वांटिटेटिव भी करूंगी। जस्ट आई आस्क्ड विद हिम कि कैसे करोगे आप? तो सी टोल्ड मी आई विल कलेक्ट सम केस स्टडीज फॉर क्वालिटेटिव एंड आई विल डू इंटरव्यूज फॉर क्वांटिटेटिव। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा सपोज दैट कि if any prisoner is not feeling well psychologically in prison, तो आप क्या मार्क दोगे उसको? कहाँ 5 दोगे, कहाँ 4 दोगे, कहाँ 3 दोगे, कहाँ 2 दोगे, कहाँ 1 दोगे? What you will decide the marking in your interviews, it is not structured, it is not mm, reliable questionnaire। आपका इंटरव्यू आपके क्वालिटेटिव वर्क में हो सकता है, but it is not appropriate for quantitative। If you want quantitative work, then you have to choose some quantitative tool, equipment, instrument for acquiring numeric data। और उसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं, सर्टेन मेथडोलॉजी है, और आप उनके बिना क्वांटिटेटिव यूज नहीं कर सकते हो। और काफी देर हमने बात की, तब उसको समझ में आया। तो या रिसर्च मेथडोलॉजी में एकेडमिक इंटेग्रिटी इज प्लेइंग ए इम्पोर्टेंट रोल। यू हैव कीप इन माइंड वेरी वेल, if you are choosing your research methodology, then you should discuss with different experts, in my opinion. In my opinion, your guide is not sufficient. You should collect many advices regarding your topic। जहां भी आपको लगता है कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आप एडवाइस पा सकते हो और कोई आपको सजेस्ट कर सकता है, तो आपको उनसे अपने टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहिए और सजेशंस लेना चाहिए, और स्पेशली रिसर्च मेथडोलॉजी पे बात करना चाहिए। क्योंकि इन इंडिया
देयर इज ए प्रॉब्लम. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अक्सर हम इस तरह के लूप होल पाते हैं. वी यूज ए कॉमन टर्मिनोलॉजी, control and experimental. In control group, we do not give any intervention, but in experimental, we give intervention program, we give some treatment, but you recognize that your control group is fixed. In your control group, your control students are not moving, are not learning. आप अपने शोध कार्य में दो ग्रुप बनाते हैं, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल. आप कहते हैं कि कंट्रोल को हमने कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं कराए, कोई इंटरवेंशन नहीं दिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, और एक्सपेरिमेंटल को दिया. दोनों से डेटा कलेक्ट किया और दोनों पे हम टी टेस्ट कर लेंगे. बट क्या आप इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि कंट्रोल को आपने इंटरवेंशन नहीं दिया, ट्रीटमेंट नहीं दिया, लेकिन क्या विद इन ट्रीटमेंट टाइम योर कंट्रोल सैंपल इज नॉट लर्निंग एनीथिंग? क्या उस टाइमिंग में वो नहीं सीख रहा है? तो इस तरह से मैं ये नहीं कहता हूं कि वी शुड नॉट यूज दोज टर्मिनोलॉजी, बट वी शुड इन्वेंट सम न्यू टर्मिनोलॉजी. इफ वी वांट टू मेक ए साइंस, अगर हम साइंस की तरह काम करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस को भी ऐसे ही बनाना चाहते हैं, तो जस्ट वो टर्मिनोलॉजी हम यूज करके, अगर एक बंदा बेंजीन को वैक्यूम में रखता है, तो देयर इज ए फिक्स टेम्परेचर, देयर इज ए फिक्स हीट, देयर इज ए फिक्स्ड मॉइस्चर, देयर इज ए फिक्स लाइट. But we have not in, we cannot do in social science and humanities. So we should choose carefully our research methodology. We should choose appropriate terminology through our academic integrity. It is most important. और सबसे ज़्यादा हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर गलती करते हैं. हम साइंस का एक टॉपिक ले लें और कहें कि इस पे एक्स पोस्ट फैक्टो करेंगे. इज इट पॉसिबल दैट? नॉट. इफ वी आर डूइंग ए एक्शन रिसर्च एंड वी आर सेइंग कि वी आर going through grounded theory, it is not possible that. So choosing the research methodology is most important point in research academic integrity. Okay. Next, we should talk about fourth chapter, means calculation, interpretation, and results, where many dilemmas. We have many dilemmas. Aksar, we think that if we have not significant difference, means our research is not important. If we have not gotten significant difference, then maybe it is not, we have not done any research. अक्सर लोग मानते हैं कि अगर हमें हमारे रिसर्च वर्क में, शोध कार्य में सार्थक अंतर प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हमने कोई रिसर्च ही नहीं की. ऐसा अक्सर लोग मानते हैं. बट आई एम नॉट, मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं. आई एम नॉट एग्री with him, with them.
क्यों? हमारा काम था वर्क करना. न्यूटन इन्वेंटेड, सॉरी, एडिसन इन्वेंटेड बल्ब, लाइट बल्ब. एडिशन ने एक बल्ब इन्वेंट किया, लेकिन 1000 टाइम एक्सपेरिमेंट किया. मींस 999, in 999 experiments he got failure, but 1000 experiment was success. So we can say it, he did not research in 999 researches. थॉमस एडिशन ने एक बल्ब का आविष्कार किया, 1000वें बार उसको सफलता मिली, तो क्या हम कह सकते हैं कि उसने 999 रिसर्चेस वेस्ट किए? So that we should break this convention. हमको इस मनी बनाई मान्यता को तोड़ना चाहिए. और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि if you are not finding significant differences in your calculation process by test, statistical test, अगर आप कोई सार्थक अंतर नहीं पाते हो, इसका अर्थ है कि your research is not appropriate, is not useful. बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. और कभी-कभी लोग इसीलिए I see smoothly in many universities, in many researchers work, क्यों कहते हैं कि we are changing our data. If there are some problems in data, then we are changing. हम बदल रहे हैं. हम बदल लेंगे सर, क्योंकि सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है. And if we are not getting significant, then many guys will tell us कि your work is not important. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, और इसीलिए we have lost the chain system in Indian research system. हमने एक क्रमिक विकास रिसर्च में इसीलिए खो दिया. We have not used previous results, previous researches for our work. आपने देखा होगा कि इन एवरी रिसर्च आपसे कहा जाता है कि प्लीज सजेस्ट सम न्यू टॉपिक्स, suggest some recommendations for future researchers. You write there some new topic, some new recommendations. You should choose, means new researchers should choose their topics from there. नए रिसर्चर्स को वहां से चूज करना चाहिए, तभी क्रमिक विकास की एक श्रृंखला बनेगी. और हमें न्यू वेरिएबल्स भी मिलेंगे, न्यू डायमेंशंस भी मिलेंगे, न्यू ओपिनियंस भी मिलेंगे, नए काम भी होंगे. तो अगर आपके काम में, अगर आपके शोध कार्य में सार्थक अंतर वाले परिणाम नहीं प्राप्त हुए हैं, तो इट इज नॉट प्रॉब्लमैटिक कंडीशन फॉर यू. ये आपके लिए कोई भी समस्यात्मक समस्या नहीं है. अक्सर बहुत से लोग चिंतित होते हैं कि इफ यू आर नॉट गेटिंग सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, then our work is not appropriate, our work is not useful. साइंस में तो ये अक्सर होता है कि 1000 टाइम लोग करते हैं, 10,000 टाइम लोग करते हैं. वी आर मेकिंग टाइम मशीन सिंस फ्रॉम ए डिकेड. 20 years से ऊपर हो गया, 50 years से हो गया. some guys tell us कि
अमेरिका ऑलरेडी हैज मेड, वो बना चुका है। लेकिन मैनी कंट्रीज आर ट्राइंग फॉर दोज मशीन। सभी अपने अपने बना रहे हैं। मैनी कंट्रीज आर मेकिंग और ऑब्जर्विंग द ब्लैक होल प्रोसेस। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे लंबे समय से शोध हो रहा है और वी आर नॉट फाइंडिंग सक्सेस। पूरा ह्यूमन कम्युनिटी, कोई भी ह्यूमन कम्युनिटी उस पे सक्सेस नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दीज आर नॉट अप्रोप्रिएट। हमें काम करना चाहिए, मे बी कि हमारे बाद आने वाले बंदे को उससे आगे की कोई चीज सूझ जाए, इंसाइट हो जाए, तब भी हम यूजफुल हैं। राम सेतु बनाया गया तो प्रत्येक वानर जाति के राम भक्तों ने एक एक पत्थर डाला। राम सेतु तमाम वानर जाति के इंजीनियर्स का मिरेकल था, किसी एक आदमी का कमाल नहीं था। अब हम कहें कि कौन सा वो अंतिम पत्थर था, whose लास्ट स्टोन जो श्रीलंका से जिसने इंडिया को जोड़ा, वी कैन नॉट सर्च, हम नहीं सर्च कर सकते हैं। तो सभी का योगदान था। वी हैव मेड, वी हैव, our rishis munis have written Vedas with many years. 2000 साल में वेदों को लिखा गया और these are very much scientific, logicful है। हनुमान चालीसा में जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी है, the distance between earth and sun, this is exact, means we had know about those distance very well in ancient era। हम जानते थे कैसे उस गीत में, कैसे उस प्रेयर में जो हमारे यहाँ हजारों वर्षों से गाई जा रही है और साइंटिस्ट आज उसको बोल रहे हैं, मींस कि आवर एंशियंट साइंस वाज अपडेटेड था। वी हैव लॉस्ट कॉज वी हैव नॉट डन वर्क प्रॉपरली। हमने नहीं किया और अब भी नहीं करते हैं, हम जस्ट बात करते हैं। तो यू शुड नॉट चेंज योर रिजल्ट्स if you are finding, if you are not finding significant difference। अगर आप सार्थक अंतर नहीं भी पा रहे हो तो भी आपको अपने रिजल्ट्स को चेंज नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट चेंज। और आपको इससे आपका फेलर या सक्सेस भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। यू हैव डन योर वर्क, यू आर ऑब्जर्विंग, देयर मे बी रैंडम, जैसे आप रैंडम सिलेक्शन सैंपल में करते हो वैसे ही यहां रैंडमनेस फेलर और सक्सेस में भी होती है। यू कैन गेट सक्सेस, यू कैन गेट सिग्निफिकेंट, यू कैन नॉट गेट सिग्निफिकेंट। दोनों चीजें हो सकती हैं, रैंडमनेस है यहाँ। बट यू हैव डन योर वर्क, सो यू शुड नॉट चेंज योर डेटा। मैनी गाइज डू चेंज। इट इज द मैटर ऑफ एकेडमिक इंटेग्रिटी। मैं उन सभी को कहना चाहूंगा जो सो कॉल्ड रिसर्च एक्सपर्ट्स की बातों में आके अपने डेटा चेंज करते हैं। यू कैन चेंज योर स्टैटिस्टिकल टेस्ट, इट इज डिफरेंट मैटर।
You can change your research methodology. This is different matter. There is a new term, working hypothesis. We start with some certain hypothesis. We have uh, some certain assumptions, but during work we observe we have need some new hypothesis. We have some new assumptions. हमें काम करते करते महसूस होता है कि हमको कुछ नए हाइपोथेसिस की जरूरत है. We can make it. Your research methodology give you permission for this. New research methodology, open minded experts give you permission. आपको देते हैं. ऐसा नहीं है कि in your previous chapters you have fixed your null hypothesis, your research hypothesis, and your assumptions. So you cannot change it. आप अपने वर्क को करते करते आगे आकर के फोर्थ चैप्टर में भी यू कैन मेंशन योर वर्किंग हाइपोथेसिस और वर्किंग assumptions. आप कह सकते हो. और इसीलिए ग्राउंडेड थ्योरी जैसी मेथडोलॉजी का भी सैंपलिंग के थ्रू उदय हुआ. ग्राउंडेड थ्योरी इज नॉट ए रिसर्च मेथड. Basically it is a method of sampling, but in grounded theory we collect our data first. After collecting the data, then we fix our topic. ये एक पहली ऐसी विधा है जिसमें हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, तब अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स से एक टॉपिक पाते हैं. तो इन माय ओपिनियन अगर आपने सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं पाए हैं तो आपको वहां चिंतित होने की जरूरत नहीं है. और अगर आप अपने रिजल्ट्स को चेंज कर रहे हैं, अगर आप अपने डेटा को चेंज कर रहे हैं, if you are changing your data, if you are changing your results, then it is issue of academic integrity. You can change your research methods, you can change your statistical data test, but you should not change your results. You should not change your data. अक्सर लोग कहते हैं प्री वाला पोस्ट में ले लो, पोस्ट वाला प्री में ले लो, कंट्रोल का एक्सपेरिमेंटल में ले लो, एक्सपेरिमेंटल को कंट्रोल में ले जाओ. अगर मनमाफिक रिजल्ट्स यू आर नॉट फाइंडिंग दैट, तब ऐसा नहीं करना चाहिए. इन फिफ्थ चैप्टर we should talk about academic integrity. Basically this chapter belong with your work. In first chapter what you did, आपने क्या किया? All and everything you take by internet, by available books, by available opinions. You write introduction, you write keywords, you write previous knowledge on your topic. Only objectives are in your first chapter by you, in my opinion. मेरी दृष्टि में प्रथम चैप्टर में, प्रथम अध्याय में शोध के उद्देश्य को छोड़ करके, और रेशनल को भी हम मान सकते हैं कि यू हैव डन क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट योर टॉपिक. अदरवाइज रेस्ट all headings are belong with available matter. You are taking from available matter. In second chapter, what are you doing? You have taken from another sources.
It is another thing you are writing in your own words, but it is your not original work. In methodology, what are you doing? You are giving only informations about your research, making style, design. In fourth chapter, what are you doing? You are doing only calculation by SPSS, by IVOB, Atlas TI. You have many softwares for calculation. वो चाहे क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए हो, चाहे क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए हो, चाहे वो साइंस रिसर्च के लिए हो, मैथमेटिकल के लिए हो, आपके पास ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं. You don't know t test formula, you know, you recall, you can recall. I hope you cannot, cause your memory is associated with mechanical memory. Then we can say clearly, fifth chapter is your work. This work is belong with your hard work. यही वो पर्क है, यही वो अमृत है, यही वो कठिन काम है, यही वो कठिन मेहनत है जो एक्सपर्ट देखता है पांचवें चैप्टर में. डिस्कशन इज योर्स, whose results you have gotten by your calculation. जो भी रिजल्ट्स आपने वहां से पाए हैं, when you discuss about those results, we have gotten, suppose that, mm, suppose that we have worked on emotional intelligence. We have choose sample high school students and intermediate students, और हमने पाया कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का इमोशनल इंटेलिजेंस हायर है. इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हायर देन हाई स्कूल स्टूडेंट्स. We have gotten this result by our research. Then we will discuss in fifth chapter कि why, how, ऐसा क्यों हुआ, why it happened, how it happened. We have gotten those results. तो ये कैसे हुआ होगा. In every fifth chapter, we discuss about discussion. We discuss about reasons. We give our logic, tentative logic. We do not fix. हम ऐसा नहीं कहते हैं. हम कोई भी बात वहां फिक्सिशियस अंदाज में नहीं कहते हैं. We write only our opinion, researcher opinion in fifth chapter. If we are working on migrant labor, we have done a work on migrant labor with a Mumbai girl. एक मुंबई के रिसर्चर के साथ मैंने एक काम किया था उस दौरान, और हमने जो रिजल्ट्स पाए, आई वॉज नॉट फुली सेटिस्फाई with her. He was saying continuously it is fault of central government, it is fault of state government. No, 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 no. It is not appropriate reason. Migrants laborers had
some insecurity, they had some fears. वो अपने घर से दूर थे, साइकोलॉजिकली इनसिक्योरिटी भी वो फील करते थे। और ये माइग्रेंट लेबर से ही रिलेटेड नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, तो वो एकदम से ऐसा स्टेप लेगा। आप करके देखिए। आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए। प्लीज फिक्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन a रूम and observe your behavior. Think you are isolated and you will live in this room for 5 hours. 5 घंटे आप अकेले रहोगे वहां पे। आप किसी ऐसे छोटे से उसमें अपना सर डाल दीजिए जहां आपका दम घुट रहा हो। तो जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, तो मींस डिस्कशन में लॉजिक रेज होते हैं, बहुत सी ऐसी नई चीजें सामने आती हैं जो आनी भी चाहिए। और ये चैप्टर, दिस इज योर्स, और यू शुड नॉट कॉपी पेस्ट or quoted another work in your discussion. Yes, you can match your results with another research work. आप दूसरों के रिसर्च वर्क से, या जो you have quoted, you have cited, whose review researches in your second chapter, you can match here. आप यहाँ उनको मैच कर सकते हो अपने रिजल्ट से। और जो भी टेंटेटिव रीजन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैनी यूनिवर्सिटीज फॉलो दोज ट्रेडिशन। प्लीज कट, कॉपी, पेस्ट एंड मेक योर समरी। इन माय ओपिनियन, you should use your own words in your summary. For your first chapter, you can copy, you can summarize in first chapter matter in your summary. तो इस तरह से ये हम we were talking about academic integrity. Academic integrity means honesty of your research work, and there is a lack of proper syllabus. It is exploring in India. Within before some days, UGC has published a Magna Carta for research integrity. They have made the credit course, they have fixed for PhD researchers, but they have not recommended some books. उन्होंने कुछ पन्नों का एक मैटर जनरली पब्लिश किया है, लेकिन सिलेबस मोड में इंडियन रिसर्चर्स के लिए ऐसी कोई भी बुक रिकमेंड नहीं की है। ये विधा अभी विस्तारित हो रही है इस युग में, और जो यूजीसी ने सजेस्ट किया है, आई विल सेंड इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। और शैक्षणिक शुचिता, शैक्षणिक ईमानदारी से तात्पर्य मैं बस आपसे यही कहूंगा कि प्लीज अवे विथ शॉर्टकट्स। शॉर्टकट लेने से बचिए, हार्ड वर्क करिए, और वो दिन दूर नहीं है कि मे बी you will not acquire government job, but
You may be a billionaire, millionaire, or you can make your business, your trend in our country. और इस सब के पीछे बैकबोन होगा your research attitude. What do you mean by significant results? Perhaps I have talked about very much on this, and this terminology is belong with the quantitative. If you belong with quantitative, you can observe. Mm. If you have some questions regarding academic integrity, then you can raise here. In science stream, we have a syllabus for academic integrity. There is a university, Coimbatore University. He organized a program. He is providing 2 or 3 months education for science background researchers. But in humanities, in social sciences, in literature, there is a lack. जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं वो कोयम्बटूर विश्वविद्यालय के Alexa, I am giving a permission, please. So if you have some questions, then please can raise here. We will meet again in next programs. Many thanks to you, all of you, and you keep in very much patience. So many thanks to you. Thank you.